हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज सर्विस एग्ज़ाम प्री 2019। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के अंदर करीब 20 क्वेश्चंस जो हैं उस पेपर के हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है उसको कंटिन्यू करना। और बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे हम उनको अपने सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है ए शुड जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसिक्वेंसेज, नाउ ए इज लायबल फॉर। पूछा गया कि ए ने जेड को शूट कर दिया, किस इंटेंशन से? उसको मारने की इंटेंशन से। नाउ जेड डाइज इन कंसिक्वेंसेज। अब पूछा कि जो जेड है वो मर चुका है, ठीक है, आउटकम क्या आएगा? आप किसी को शूट करो तो क्या आउटकम आएगा? क्या डेथ हो जाएगी उसकी। नाउ ए इज लायबल फॉर, ठीक है, मान लो मैंने सामने वाले को गोली मार दी और वो मर गया, तो मैं किस चीज़ की जिम्मेदार हूँ? यानी कि मैंने हत्या कर दी। सिंपल सी बात है कि मुझे पता था कि मेरे सेकंड से वो मरने वाला, मैंने उसको गोली मारी, वो मर गई, तो मतलब मेरी क्लियर इंटेंशन थी कि उसको मैं जान से मार दूँ, तो मैं हत्या की दोषी हुई। इसका ऑप्शन दे रखे, पहला मर्डर, दूसरा है कल्पेबल होमोसाइड, तीसरा है बोथ 1 and 2, फोर्थ है नन ऑफ द अबोव। देखो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है कि हम कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। मर्डर जो है वो आईपीसी के सेक्शन 300 में डिफाइन है। कल्पेबल होमोसाइड जो उससे पहले वाले सेक्शन है 299 में डिफाइन है। मान लो मैंने आपको कोई ऐसी इंजरी की या मैंने आपको कोई ऐसी चोट पहुंचाई जिससे मुझे पता है कि यकीनन आपकी डेथ हो सकती है और हो जाएगी, ठीक है, और मैं बात जानते हुए मैंने आपको वो इंजरी की, दैट इज़ कल्पेबल होमोसाइड। एक मैंने आपको डायरेक्ट मार दिया, डायरेक्ट शूट कर दिया, तलवार से गला काट दिया, डायरेक्ट आपको मार दिया उस इंटेंशन से कि मैं आपको मारना ही चाहती हूँ, ये मर्डर हो गया। तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, यानी कि मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A imports into India or exports therefrom any counterfeit coin knowing the same to be counterfeit is liable under section which of IPC। इसने बोला है कि देखो, सबसे पहले मैं काउंटरफीट का मैं मतलब समझा देती हूँ कि जब हम नकल करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की हूबहू कॉपी बना देना कि वो रिजेंबल करे, आपस में एक जैसे दिखे, उसे हम बोलते हैं काउंटरफीट। और यहाँ बात की गई है पर्टिकुलर काउंटरफीट क्वाइन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि ए इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, कि ए ने इंडिया में इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया और वहाँ से एक्सपोर्ट किया, क्या किया? काउंटरफीट क्वाइन, यानी कि नकली सिक्के। किसी ने भारत के नकली सिक्के बनाए, उसको भारत में इंपोर्ट किया, फिर भारत से एक्सपोर्ट किया, ठीक है। द सेम टू बी काउंटरफीट इज लायबल अंडर सेक्शन। वो कौन से सेक्शन के तहत लायबल होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें जो सेक्शन है वो है 237 ऑफ आईपीसी, ठीक है। 237 ऑफ आईपीसी क्या बात करता है? वो कहता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स, यानी कि नकली सिक्कों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बात करता है। इसमें क्या कि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो कम से कम ये समझ के चलो कि 3 साल की जेल है उसको और फाइन है, ठीक है, यानी कि 3 इम्प्रिजमेंट और फाइन। अब हम चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 237। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय अ पर्सन लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म इज डेल्ट अंडर सेक्शन। इसने बोला कि इंटेंशनल ओमिशन, देखो इंटेंशनल ओमिशन का मतलब है कि जानबूझकर, यानी कि इंटेंशन कब होती है आपकी इंटेंशन? जब जानबूझ के करते हो। ओमिशन यानी कि चूक। तो इसने बोला कि जब जानबूझकर आप कोई चूक कर रहे हो इन्फॉर्मेशन देते हुए, ठीक है, तो वो जो ऑफेंस आपके थ्रू हुआ है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, कौन से सेक्शन में आता है, कौन सा सेक्शन उससे डील करता है, ये पूछा गया है। सबसे पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि इन जनरल क्या होता है कि मान लो आपके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, आपके सामने किसी का मर्डर हो गया, आपने देखा, आप आई विटनेस उसके, लेकिन आप जस्ट बिकॉज कि आपको उस चीज़ में नहीं फंसना या नहीं पढ़ना, तो आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल चुप है, आपने उसके बारे में किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, आपने नहीं बोला। अगर आप नहीं भी बोलते और आपने वो चीज़ आपके सामने होती हुई देखी, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। लेकिन ये तो एक अलग मामला हो गया कि आप बोले नहीं, लेकिन अगर आप बोले, आपने इन्फॉर्मेशन दी और आपने वो इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, यानी कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिससे आपको पता है कि उसका कुछ ना कुछ असर उसके ऊपर पड़ सकता है, तो कम से कम ये मान के चलिए, बिलीव में, कम से कम ये मान के चलिए कि आपको 2 साल की जेल होगी और फाइन होगा। और डिपेंड करता है, कई बार दोनों हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है कि आपके बगल वाले घर में चोरी होने वाली है और आपने पुलिस को फ़ोन किया और आपने बोल दिया कि ऐसे ऐसे चोरी होने वाली है, लेकिन आपने बगल वाले घर का ना बता के किसी साथ वाले गांव का बता दिया एड्रेस,
तो आपने क्या किया, आपने पुलिस को एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, सच जानते हुए आपने उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, आपने उनको मिसलीड किया। तो वहाँ पे जो आपकी पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, 2 साल की इम्प्रिजमेंट और या फिर जुर्माना फाइन जो भी है वो हो सकता है आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओके 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 203। ये किस चीज़ में बताया हुआ है, ये सेक्शन 203 में बताया हुआ है आईपीसी के। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स, पूछा है पब्लिक सर्वेंट क्या डिनोट कर रहा है, अ पर्सन फॉलिंग अंडर। देखो पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पब्लिक सर्वेंट, जिसको सरकार के द्वारा वेतन मिलता हो, पहला। जो सरकार के द्वारा अधिकृत हो, यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर बाउंड हो, किसी चीज़ को कर रहा हो, ठीक है, उसके अंडर में हो। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ए कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री। ओके, मिलिट्री में कमीशन ऑफिसर है, सरकार वेतन दे रही है भाई, ठीक है, और पब्लिक के लिए, और एक पब्लिक उस पे प्लेटफॉर्म पे है वो, है ना, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। दूसरा, एवरेज इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी एडजुडिक्टरी फंक्शन। तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी जज जो एम्पावर्ड बाय लॉ है और वो किसी भी तरीके का एडजुडिकेटरी फंक्शन कर रहा है, यानी कि न्यायाधीश, सरकार वेतन देती है इन्हें, ठीक है, पहला यानी कि पब्लिक सर्वेंट है, क्लियर कट है। थर्ड है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्यायालय में हर अधिकारी, यानी कि न्यायालय में कार्य करने वाला वो हर अधिकारी, वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और ये है आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। और वैसे इसको सेक्शन 21 में बता रखा है, जो आईपीसी का सेक्शन 21 है, वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, बात करता है सेक्शन 29A ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू। देखो सेक्शन 29A बोला है, सेक्शन 29 जो है आईपीसी का वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, किसे हम डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। लेकिन सेक्शन 29A बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो IT एक्ट 2000 में दे रखी है। सो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर कट थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, A soldier fires on a mob by the order of his superior officers in conformity with the commands of the law. He has committed no offence. His defense comes under section which of IPC? यानी कि मान लो मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, अब मुझे मेरी हाई अथॉरिटी से कमांड मिली कि मुझे फायर करना है, मतलब जो सरकार के खिलाफ एक मॉब या मतलब जो भी एक प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे फायर करना है, ठीक है, और मैंने कर दिया, तो मैंने कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं किया है। और ऐसा कौन से सेक्शन में बोला गया है आईपीसी कि ये पूछा गया है। देखो एक तो होता है कि आपने इन जनरल किसी के ऊपर गोली चला दी, ऑफेंस। एक है कि आप किसी पब्लिक ड्यूटी पे हो, यानी कि आप एम्पावर्ड बाय लॉ हो, ठीक है, आप बाउंड हो लॉ से, और फिर आपने क्या नहीं, आपको किसी कमांड बिली करने के लिए, तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। कौन से सेक्शन में बताया गया इसको, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो इसको बताया गया 76 सेक्शन में, ठीक है, आईपीसी के। इसका इलस्ट्रेशन दे रखा है एक, जब आप बेरेट खोलेंगे और आप सेक्शन 76 देखेंगे तो उसका एक इलस्ट्रेशन दे रखा है A करके, ये उसी को उठा के एग्जाम्पल यहाँ पे डाल रखा है। तो सेक्शन 76 इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें ये बोला गया कि दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ, यानी कि वो इंसान जो कानून के द्वारा बंधा हुआ है। हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई भी कार्य है अपराध नहीं माना जाएगा जो उस इंसान द्वारा किया गया हो जो कानून से बाध्य हो, ठीक है। दूसरा हम इसमें एक और जो पॉइंट ऐड करेंगे वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे मान लो कोर्ट ने बोला आपको कि कोर्ट ने किसी अधिकारी को बोला कि आप जाओ उस इंसान को लेकर आओ, अब गलती से वो उस इंसान की जगह किसी और इंसान को ले आए, तो वो उसे कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें पता चला कि वो इंसान नहीं है, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, ठीक है, यानी कि तथ्यों की गलती हुई, तो इसलिए ऑफेंस नहीं है। उसको कौन सा सेक्शन बताया गया है, अगेन सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जहाँ पे बोला गया है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है जो प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जो भी प्राइवेट डिफेंस है, उसका जो अधिकार है वो जब डेथ तक, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी के बचाव में इस हद तक जा सकते हैं कि आप सामने वाले की जान भी ले लें, लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, कि आप इन ग्राउंड्स पे सामने वाले की जान ले सकते हो अगर वो आपकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसी कोई हरकत करता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ। आपके कुछ राइट्स आपको मिले हुए हैं, लेकिन उन राइट्स को आप कुछ ग्राउंड्स के साथ यूज़ कर सकते हो। तो वो जो ग्राउंड्स हैं वो उसमें बताए गए हैं। पहले मैं बता दूं कि आपको ये जो है आईपीसी के सेक्शन 103 में बताया गया है, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर्टी के लिए जितने भी आपको प्राइवेट डिफेंस है उसको यहाँ पे एलैबोरेट किया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आपके घर में कोई लूट के इरादे से घुस रहा है,
ठीक है, चाकू को लेके आ गया और लूटने वूटने के इरादे से घुस गया। दूसरा, कोई किसी भी तरीके की आग लगाने की कोशिश कर रहा है आपके अंदर, फायर लगाने की कोशिश कर रहा है, या कोई छुपके से रात को आपके घर में घुस रहा है किसी भी इंटेंशन से, लेकिन छुपके से घुस रहा है, आपकी परमिशन के साथ नहीं घुस रहा, या कोई ट्रेस पास कर रहा है, तो ये सारे वो ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप अगर अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में सामने वाले की जान ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला रॉबरी, सेकंड है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थर्ड है मिस्चीफ बाय फायर कमिटेड एनी बिल्डिंग यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग। मैंने आपको बताया कि कहीं आग लगा दे जहाँ कोई इंसान जल जाए आपके घर का, या कोई आपके कोई पेपर डॉक्यूमेंट जल गए उसमें, इस तरीके से। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबोव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Whoever wages war against the government of India or attempt to wage under such war shall be punishable with, यानी कि आप सरकार के खिलाफ बैठ गए धरना देने। धरना देने एक अलग चीज़ होती है, आप धरना दे रहे हो, आराम से दे रहे हो, ठीक है, आपने किसी भी वेपन्स का यूज़ नहीं किया, कोई हथियार आपके पास नहीं है, आपने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन दूसरा, आप एक तरीका आप सरकार के खिलाफ युद्ध कर रहे हो जहाँ पे आपने हथियारों का इस्तेमाल किया। जब ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये इसकी जो पनिशमेंट है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, क्या पनिशमेंट होगी उस चीज़ की। ठीक है, पहली बात हम इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आईपीसी का सेक्शन 121 है उसके अंदर इसको डिफाइन कर रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें जो सरकार है ना, मान लो आपने युद्ध किया और युद्ध में ऐसे 1000 लोगों की जान चली गई, आपके हथियार से किसी को गोली लग गई, किसी को कुछ हो गया नुकसान, तो उसमें जो आपको डेथ की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, यानी कि डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं आपको, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकती है, आपको फाइन भी लग सकता है यानी कि जुर्माना, कई बार तो सब कुछ एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट तरीका इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 14 ईयर्स विद फाइन, पहला 14 साल तक का जेल हो आपको। दूसरा ऑप्शन रखा मैंने आपको जस्ट बताया कि डेथ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ विद फाइन। थर्ड है आपको 10 साल तक की जेल और जुर्माना, 7 साल की जेल और जुर्माना। तो ऑब्वियसली बात का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, विच इज डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ विद फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट अ ग्रीवियस हर्ट। ओके लुक, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट वो होता है यार जब किसी को ना गंभीर चोट लग जाए, यानी कि बहुत खतरनाक आपने किसी को चोट पहुंचाती है, दैट इज वुड बी ग्रीवियस हर्ट। अब समझते हैं कि कौन कौन सा ग्रीवियस हर्ट नहीं हो सकता। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की कोई भी आप मेल की किसी प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं जिससे वो नपुंसक हो गया, या इन हिज फ्यूचर ही कैन नॉट हैव चाइल्ड। सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि मेंबर यहाँ पे ऑर्गन को बोला गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मेंबर मीन्स ऑर्गन, तो यानी कि आपने किसी इंसान की बॉडी से कोई एक पार्ट या ऑर्गन अलग कर दिया हो। ठीक है, तीसरा है डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, यानी कि आपने मान लो मेरे चेहरे मुक्का मारा, मेरी नाक की शेप बिगड़ गई। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन दे रखा है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ टूथ, यानी कि आपने मुक्का मारा और मैं दांत टूट गया आगे का। अब वी अंडरस्टैंड क्या, देखो इमैस्कुलेशन, नपुंसक हो गया इंसान, आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसकी लाइफ तो किसी काम की नहीं रही अगर हम लोग वैसे देखें तो। ये मतलब आप इस लॉस को कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रीवियस हर्ट में आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा प्राइवेशन एनी मेंबर और जॉइंट, आपने किसी इंसान की बॉडी से उसका पार्ट अलग कर दिया, क्या करोगे यार, आपने हाथ अलग हो गया, आपका कोई और पार्ट अलग हो गया, तो मतलब क्या आप उस पार्ट के बिना कोई फंक्शन कर सकते हैं, आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी, आप डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरे लोग, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा। तीसरा है डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, आपने नाक में मुक्का मारा, नाक की शेप गड़बड़ होगी तो आप सर्जरी से फिर भी ठीक करा सकते हो उसको। चौथा है फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन टूथ, दांत तोड़ दे चले गए, बंदा हंस ही नहीं सकता, कहाँ से हंसेगा, दांत तो तोड़ दिया आपने उसका, कैसा लगेगा वो, कैसा भी, तो ये ग्रीवियस हर्ट में इंक्लूड होता है। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन होगा राइट, वो आंसर कौन सा होगा, थर्ड, यानी कि डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और द फेस। और इसको सेक्शन 320 बताया हुआ है आईपीसी के, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। A shake his feet at Z, intending and knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has, इसने क्या बोला, मान लो मैं हूँ और आप हो, ठीक है, हम दो बंदे हैं। अब मैंने अपनी पूरी मुट्ठी बीच ली, एकदम उंगलियां कस लिया और मैंने एकदम वो मुक्के मारने वाला जो वो होता है ना हाथ का पोजीशन, वो बना लिया मैंने, और मैं आपकी तरफ ऐसे आ रही हूँ एकदम से वो मुक्का लेकर कि आपको उसको देखकर यही लगेगा कि मैं आप पे हमला कर रही हूँ। ठीक है, और मैं एक बात जानती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा। तो मैंने क्या कमिट किया है, पूछा गया है। पहला है कमिटेड फोर्स, कमिटेड असोल्ट, कमिटेड गिव प्रोवोकेशन, नन ऑफ द अबव। देखो प्रोवोकेशन क्या होता है कि जब आप किसी को इंस्टिगेट करते जा रहे हो, बाबा इंस्टिगेट कर रहे हो, वो बंदा उस चीज़ से परेशान हो रहा है, उसको मेंटल टॉर्चर हो रहा है, प्रोवोकेशन होता है, वो कोई इंस्टेंट रिएक्शन आपको दे देता है, दैट इज प्रोवोकेशन। असोल्ट, हमला,
ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैं आपको इस तरीके से अपनी मुट्ठी बंद करके आपकी तरफ इतने ज़ोर से लेके आया तो आपको क्या लगेगा कि मैं आपके ऊपर हमला कर रही हूँ, यही तो फील करोगे ना। तो यहाँ पे बेसिकली वो असोल्ट कमिट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। आईपीसी के सेक्शन 51 में इसको बताया हुआ है, पढ़ लेना बेरेक्ट खोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए लेट अ हाउस टू बी एट ईयरली रेंट ऑफ फ्रीज। ओके, आप इसको रीड कर लेना, मैं आपको बेसिकली हिंदी में समझा देती हूँ क्या बोला क्या है। कि ए ने बी को घर दिया, मान लो मैं ए हूँ और आप बी, ठीक है। मैंने आपको अपना घर दिया रेंट पे और मैंने आपको बोला कि साल का 12,000 किराया है, ठीक है, तो मुझे दे देना। आपने बोला ठीक है दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ, ना तो आपने मुझे 2015 में किराया दिया, ना ही 2016 में दिया, ना ही 2017 में दिया। 3 साल का आपका किराया पेंडिंग है, अनपेड है, ड्यू है। तो मैं 2018 में मैंने 2018 में क्या किया, आपके खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया, जिसमें मैंने बोला कि आपने मुझे 2016 का रेंट पे नहीं किया है। देखो क्वेश्चन कहता है कि नहीं तो आपने मुझे 2016 का किया, नहीं 15 का, नहीं 17 का, लेकिन मैं 2018 में ये बोलूँ कि आपने सिर्फ 2016 का नहीं दिया, ठीक है। तो अब ये पूछा गया कि क्या इसके बाद मैं दोबारा से जो मेरा ड्यू पेंडिंग रह गया था आपका मुझे देना, यानी कि आप जो किराया जो रह गया था देना, उसके लिए फाइल कर सकते हो केस में, कोर्ट में। तो इसका आंसर है नो। यार देखो, आप क्लेम करो ना, पूरा क्लेम करो। ये नहीं कि आज आपने एक ही मैटर को लेकर के आधी बात रखी और आपने अधूरा क्लेम ले लिया, फिर आप दोबारा से कोर्ट में आ रहे हो सेम मैटर को लेकर, कह रहे मेरा ये रह गया था मुझे दोबारा क्लेम करना है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो होल ऑफ क्लेम विच द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड, ठीक है, इन सेम कोज ऑफ एक्शन, यानी कि एक जो मैटर हुआ है एक उसी कोज ऑफ एक्शन के लिए जो आप क्लेम ले रहे हो, पूरा क्लेम लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूव टूवर्ड्स अ 12th क्वेश्चन। सेक्शन 10 ऑफ द सिविल प्रोसीड्यूर कोड इज रिलेटेड टू। सेक्शन 10 पूछा गया सीपीसी का कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन है रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, स्टे ऑफ सूट, नन ऑफ द अबो, ठीक है। देखो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ आती है, रेस सब जुडिस में और स्टे ऑफ सूट, लेकिन जहाँ लिखा होता है जो सीबीसी में जो लिखा हुआ है सेक्शन 10 में, वो स्टे ऑफ सूट लिखा हुआ है। स्टे ऑफ सूट का क्या मतलब है कि मान लो मैंने एक कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया एक मैटर को लेकर के, अब मैंने उसी मैटर को लेकर के सबसे पहले दूसरे कोर्ट में केस फाइल कर दिया, यानी कि पैरेलल रीडिंग चल रही है उसकी। तो क्या होगा, जो दूसरी कोर्ट है वो मेरे उस सूट के ऊपर स्टे ऑफ सूट लगा देगी, यानी कि उस पर उसके ट्रायल को रोक देगी। उस केस की प्रोसीडिंग चल रही है पहले वाले की, पर उसमें सेकंड वाले में ट्रायल को रोक देगी, तो वो क्या करेगी, स्टे ऑफ सूट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टे ऑफ सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सेक्शन 96 ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड अप्लाइज टू अपील फ्रॉम। पूछा गया कि सीपीसी में 96 सेक्शन में अपील कहाँ की जा रही है, किसके लिए की जा रही है। देखो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अपील क्या होता है। जब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के चैलेंज या जब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जजमेंट या ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करते हैं सुपीरियर कोर्ट्स में, ठीक है, तो उसको हम अपील बोलते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन भी होता है। तो बेसिकली इसने पूछा कि 96 में अपील हम कहाँ कर रहे हैं। देखो क्या है ना कि इसमें सीपीसी में 96 से लेके 112 तक सारे अपील के प्रावधान दे रखे हैं, सारे के सारे। 96 से लेकर 99A में बता रखा है कि आप ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट में अपील कर सकते हो। फिर 100 से 103 मतलब 103 में बता रखा है कि आप दूसरी अपील के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। फिर आप ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो। फिर आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगेंस्ट अपील कर सकते हो। तो लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि 96 में, और मैंने आपको बताया कि सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 99A तक आप ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ अपील कर सकते हो। तो द राइट आंसर वुड बी ओरिजिनल डिग्री, यानी कि ऑप्शन सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर अ पर्सन कमिट्स अ पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है और तो वो कहाँ कहाँ लायबल होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ही इज़ लायबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर आईपीसी। एक्चुअली राइट, क्योंकि आईपीसी के अंदर इसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दे रखा है कि अगर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंडर वो लायबल माना जाएगा। सेकेंड है सूट में भी फाइल अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 91 ऑफ द सिविल प्रोसीड्यूर कोड। सूट आ गया, यानी कि सिविल की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो सिविल में भी इसके लिए इसके अगेंस्ट आप चार्ज फाइल कर सकते हो। तीसरा है सूट फॉर डैमेजेस में भी फाइल्ड अगेंस्ट हिम। तो ये भी ना कहीं सब क्लॉज में दे रखा था। तो सूट फॉर डैमेजेस में भी फाइल्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि उसके अगेंस्ट में आप डैमेजेस के लिए भी सूट फाइल कर सकते हो।
तीन ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट इज 30 days विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 90 days शैल बी काउंटेड फ्रॉम। अच्छा, इसने बोला कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसकी 30 days जो टाइम लिमिट जो है रिटर्न स्टेटमेंट की वो 30 days थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 90 days तक। तो लेकिन वो डेट कब से मानी जाएगी? पहला ऑप्शन देखिए, डेट ऑफ फाइलिंग द सूट की, जिस दिन आप सूट को फाइल कर रहे हैं। डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग फिक्स्ड बाय द कोर्ट, यानी कि उसकी पहली हियरिंग से, जब पहली हियरिंग की सुनवाई होगी, पहली सुनवाई होगी उसके बाद से। तीसरा ऑप्शन, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट, यानी जब डिफेंडेंट को समन दिया जाएगा उस डेट ऑफ सर्विस से। और फोर्थ है नन ऑफ द। उसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, जिस दिन समन होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव 16 क्वेश्चन नंबर 16। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटर डज नॉट अप्लाई टू। ऑप्शन दे रखे हैं, सूट्स, ऑफकोर्स सूट्स पे अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इस पर भी अप्लाई होता है। थर्ड है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। ओके, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है उस पर रेस जुडिकेटर अप्लाई नहीं होता। ऑल ऑफ द वो, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? इट वुड बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऑन विच ग्राउंड प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। कौन से ग्राउंड है जिस पे आप प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते? पहला है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया गया, ऑब्वियसली कर सकते हैं। प्लेंट इज फाइल्ड इन सच कोर्ट विच डज नॉट हैव जुडिक्शन ऑफ द ट्रायल टू द सूट, यानी कि आपने ऐसी जगह प्लेंट फाइल कर दिया इसका जुडिक्शन नहीं आता। तीसरा है वेयर सूट्स अपीयर टू बी बैड बाय लॉ। फोर्थ है वेयर प्लेंट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट में भी आता है, बैड बाय लॉ में भी हो सकता है, डिस्क्लोज कॉज अपनी कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया उसमें भी हो सकता है। देखो, आपको पता है कि ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता और आपने वहाँ जाके केस फाइल कर दिया, तो वो क्या करेंगे? वो देखो कोर्ट रिजेक्ट तो नहीं करती, लेकिन उस चीज़ को रिटर्न कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी हटके नेगेटिव उसमें जाते हैं। और क्वेश्चन भी पूछा कि कैन नॉट बी रिजेक्टेड, यानी कि नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द पेक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। देखो, पेक्यूनरी का मतलब होता है कि जहाँ पे आप धन संबंधी, फाइनेंशियल या आर्थिक कह सकते हैं। तो इससे इसका जो जुडिक्शन है वो कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 6 के अंदर उसको बता रखा है बेसिकली, जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जितने भी पेक्यूनरी जुडिक्शंस हैं कोर्ट के वो सेक्शन 6 में डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑर्डर 32 ऑफ द कोड ऑफ CPC इज रिलेटेड टू, यानी कि सिविल प्रोसीड्यूर में जो ऑर्डर 32 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो ऑर्डर 32 है वो जितने भी माइनर्स हैं या जो भी अनसाउंड माइंड के लोग हैं उनसे रिलेटेड है। तो सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सूट रिलेटेड टू मैटर्स कंसर्निंग फैमिली। फोर्थ इज नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, जहाँ पे 32 ऑर्डर जो है CPC का वो बात करता है माइनर्स के अगेंस्ट या माइनर्स के द्वारा या कोई भी अनसाउंड माइनर उन लोगों के द्वारा या उनके अगेंस्ट के बारे में। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। वैसे आपको बता दूँ जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसका, सूट बाय अगेंस्ट ट्रस्टीज, ये आपको इसके सेक्शन 31 में मिलेगा। और जो सूट रिलेटेड टू मैटर कंसर्निंग फैमिली देखिए ये सेक्शन 32 के ए उसमें है, सब क्लोज में। ओके, तो करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। If a right of a liability is created by a statute, which of the following situation may arise? देखो, इसने क्या बोला? इसने बोला स्टैट्यूट में क्रिएट अ स्पेसिफिक फॉर्म फॉर इन्फोर्समेंट, की कानून के द्वारा जहाँ पे आपके दायित्व क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैसी सिचुएशंस अराइव हो सकती हैं। तो इसने बोला कि क्या तो वो उसके इन्फोर्समेंट के लिए एक स्पेशल फॉर्म क्रिएट कर दें, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या, अगर ऐसा नहीं है यानी कोई अगर स्पेशल मशीनरी या कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं क्रिएट किया गया है, तो जो सिविल जो कोर्ट्स हैं वो भी इस मामले में एंटरटेन कर सकते हैं, यानी कि इस मामले को देख सकती हैं। ऑप्शन सी है बोथ ही इन, मतलब बोथ 1 and 2, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। ओके, तो आज हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे इसको, और आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट हम होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर कोई क्वेरी हो, आपको स्पीड फास्ट लग रही हो या आपको लैंग्वेज का कोई इशू आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको वहाँ डाल सकते हैं और आई विल रिप्लाई टू अकॉर्डिंगली। थैंक यू।